हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम बिना इंट्रोडक्शन के ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम जिस यात्रा पे निकले थे उस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री को जब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो कल हमने पेपर थोड़ा पहले का रिवाइज कर ले। कल हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था क्योंकि ये एक नियोजित शहर था। सबसे पहले नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। ये एक सबसे नियोजित शहर यही था। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। और फिर हमने देखा कि इसमें जो दुर्ग थे, जगह मतलब एक छोटा एक बड़ा, यानी कि जो निचला शहर था वो बड़ा था और जो दुर्ग था वो छोटा था। और दुर्ग किस दिशा में था ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी दिशा में था और पूर्वी दिशा में निचला निचला भाग था। जो अपेक्षाकृत बड़ा था, दोनों ही जगह दीवारों से बंद थी। ये चारों तरफ दीवार थी। तो दुर्ग में लगभग मान के चलते हैं कि कोई बड़े उस टाइम का कोई प्रभावशाली व्यक्ति, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति थे या राजा हैं और जैसे पुरोहित वर्ग लोग इन दुर्ग में रहते थे। दुर्ग के घर बहुत बड़े बड़े थे, जबकि निचले भाग में, निचले हिस्से में साधारण जनसाधारण रहते थे, घर पास पास में थे। तो इस तरह हमने इनको कल डिटेल से देखा था। और एक और क्वेश्चन है कि इसका उत्खनन किसने किया था, तो वो है राखलदास बनर्जी ने। फिर हमने इन सब पे चर्चा की थी। और कच्ची ईंटों, ये बात ये ध्यान रखना, कच्ची ईंटों का प्रयोग चबूतरे में किया गया था। चबूतरे के ऊपर मकान बनाए गए थे, इसलिए वो भाग ऊंचा था। हाँ, हालांकि सामान्य जो निचले भाग में भी कुछ मकान चबूतरे में बने हुए थे। चबूतरे में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है और ऊपर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंटों की साइज, ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। 4x2 इंटू 1, ये 4x2 की ईंटें थी, समान इनकी साइज थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें। फिर हमने बात की थी कि सामान्य में कि एक नियोजित था। नियोजित शहर इसलिए था क्योंकि इसमें पहले नालियों का निर्माण किया, फिर सड़कों का निर्माण किया और फिर घरों का। अब ये सब समकोण पे काटती हैं। जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती हैं। जैसे मान लो चौराहा है, तो चौराहे पे समकोण हो गया, तो सभी सड़कें ग्रिड समकोण पे काटती थी। इस पद्धति को ग्रिड पद्धति या प्रणाली कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना, ग्रिड पद्धति या समकोण पर काटने वाली पद्धति, ग्रिड पद्धति को वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर जो अवैध हैं, या फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद में हमने वहाँ पे एक माल गोदाम था, उसके बारे में चर्चा की थी, जो ईंटों से बना हुआ था। छत उसकी लकड़ी की थी। अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद छत लकड़ी की होगी, इसीलिए वो नष्ट हो गई। फिर हमने देखा कि जो गृह स्थापना थी, गृह स्थापत्य, वो भी उनका अजीब था। मतलब एक विशेष प्रकार का था, क्योंकि एक नियोजन पहले प्लानिंग बना के फिर कार्य किया गया था। गृह स्थान मतलब बीच में आंगन था, फिर उसके चारों तरफ कमरे थे। हड़प्पावासी या मोहनजोदड़ो के लोग शांति प्रिय, एकांत प्रिय थे। इस बात का प्रमाण ये है कि जितने भी मकान बनाए आंगन के चारों तरफ, वहाँ खिड़कियाँ नहीं थी।
तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वो निजता या एकांत प्रिय थे। एक जो चित्र में दिखाया 6 नंबर कमरा है, उसमें कुआं बना हुआ है, उसका रास्ता बाहर की तरफ खुलता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये राहगीरों के लिए बनाया गया होगा। तो इस तरह उनकी गृह स्थापत्य कला भी बहुत शानदार थी। इसके बाद में हमने माल गोदाम देखा। फिर दुर्ग में सबसे बड़ी विशेषता स्नानागार था। हमने कल देखा था कि स्नानागार काफ़ी बड़ा था, जो मतलब काफ़ी बड़ा था, जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कभी धार्मिक अनुष्ठान के समय एक साथ स्नान करने के काम में आता है। उसके बगल में कमरे बने हुए थे और उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी और दोनों तरफ 4-4 स्नानागार बने हुए थे। यानी कि एक तरह से मॉडर्न टाइम में स्विमिंग पूल है, उसी हिसाब से वो भी उस टाइम का स्विमिंग पूल था। तो ये चर्चा हमने की थी और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं अभी स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, उसका एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जुड़े, उसके बाद में एक रेगुलरिटी से कोर्स कराया जाए लाइव आके। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि जितने भी भाई बहन हैं वो जुड़े और ताकि क्लास सुचारू रूप से चले। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एसएसटी में कहीं कोई प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमने पहले देखी, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, कृषि, पशुपालन, इनके बारे में हमने देखा। और फिर मोहनजोदड़ो में दुर्ग है, निचला शहर है और जलाशय है, माल गोदाम है, इनके बारे में हमने कल डिटेल से देखा था, मतलब जब से क्लास चल रही है। अब ये देखते हैं कि वहाँ भी सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि उस टाइम में भी सामाजिक विभिन्नताएं थी जो आज के समय में भी हैं। मतलब संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच, यानी किसी भी संस्कृति में रहते हो, चाहे वर्तमान हो और चाहे उस टाइम 5000 पहले हड़प्पा सभ्यता में हो, अंतर देखने को मिलता है और बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में एक है समाधान, यानी मर्द को दफनाने का तरीका। मिस्र के जो पिरामिड हैं वो कुछ पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, यानी कि मिस्र, अब यहाँ पे मिस्र दे दिया इन्होंने किताब में, तो वो मिस्र के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, बोर्ड को दिखा रही है। तो ध्यान रखना, मिस्र के पिरामिड, कुछ पिरामिड, पूरे नहीं, कुछ पिरामिड हड़प्पाकालीन थे। इन पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान थे जहाँ बड़ी मात्रा में धन दौलत दफनाई गई थी। मतलब जो बड़े आदमी थे उनको इन पिरामिडों में, कुछ पिरामिडों में दफनाया गया, तो उनके साथ बहुत सारी दौलत उनके साथ दफनाई गई। हड़प्पा में भी आमतौर पर जब समाधान की प्रक्रिया थी, वो भी मृतकों को गाड़ने की या गर्त में, यानी खड्डा खोद के गाड़ने की प्रक्रिया, वो उसके बारे में हमें सूचना मिलती है। कुछ कब्रों में जो गाड़ी हुई, कुछ कब्रों में मर्द भांड और आभूषण मिले। ये याद रखना कि कब्रों में क्या क्या मिला था। जो एक मर्द व्यक्ति के साथ वहाँ पे वो लोग, जो हड़प्पाकालीन लोग थे, वो सोचते थे कि ये मरने के बाद भी इनके काम आएगा। तो कुछ कब्रों में, हड़प्पाकालीन कुछ कब्रों में मर्द भांड यानी कि बर्तन और आभूषण मिले हैं, क्योंकि
इससे संकेत मिलता है या इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद मरणोपरांत भी ये उनके काम आते हैं। ये विचार उस समय उन लोगों के दिमाग में था। क्लियर? तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जुड़िए, ताकि लाइव आके आपके सभी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकें, कमेंट कर सकें, या फिर लाइव आने के बाद में आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ क्या डाउट है, कैसे है। चलो ठीक है, आप जब आओ जल्दी से जल्दी जुड़ो। तो उन लोगों ने उनके साथ, यानी कि जो समाधान की प्रक्रिया है वो कुछ मिस्र के पिरामिड, कुछ हड़प्पाकालीन के हैं, तो वहाँ पे राजकीय थे, तो उनके साथ इसी प्रकार हड़प्पाकालीन लोग गर्त यानी गड्ढे में गाड़ते थे शव को, और कुछ कुछ कब्रों को खोदा गया तो उनमें मर्द बांड और आभूषण मिले, जो ये संकेत देते हैं, यानी कि ये ये इस ओर इशारा करते हैं कि ये मरणोपरांत भी इनको जरूरत पड़ेगी। ये उनकी मान्यता थी। अब स्त्री और पुरुष दोनों की समाधियों में आभूषण मिले हैं, एक की में नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों की समाधियों में आभूषण मिले। 1900 दशक में मध्य में 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान का पता उत्खनन हुआ, उत्खनन का कार्य तो अभी भी चल रहा है। तो 1980 के दशक में हड़प्पा का एक उत्खनन हो रहे थे। उस समय एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई, उसके पास शंख के सूक्ष्म मनकों से बना औजार, वो आभूषण प्राप्त हुआ। सैकड़ों मनके थे, जेस्पर के मनके सैकड़ों मृतकों के पास मनके जो जेस्पर पत्थर से बने हुए थे, और अन्य आभूषण मिले हैं, और साथ के साथ एक तांबे का दर्पण भी उनको वहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन की सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में अवलोकन कीजिए। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिस्र वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ये 1980 के दशक में जो हड़प्पा का उत्खनन का कार्य किया गया था, उस समय मानव खोपड़ी मिली थी, उसके साथ क्या क्या मिले थे, तो उसके साथ मनके, शंख के छल्ले, मनके जो जेस्पर पत्थर से बने हुए थे, और अन्य आभूषणों प्राप्त हुए हैं। तो इससे, और सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं कहीं पर तांबे का दर्पण। क्यों? हड़प्पाकालीन सभ्यता तांबर युगीन थी, वहाँ तांबे का प्रयोग ज़्यादा होता था, सोने का भी प्रयोग होता था, लेकिन लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के अंत में शुरुआत हुई थी लोहीन युग की। समझ गए? अब इन लोगों को वहाँ से वो साक्ष्य मिले, क्यों हड़प्पाकालीन लोग जो दफनाते थे उनके साथ बहुमूल्य आभूषण वगैरह ये उनके साथ ही दफनाते थे। एक जगह है क्लास 7 में देगा, उसके साथ बकरी को दफनाया गया था। अब ये तो हो गई इनकी सामाजिक विभिन्नताओं का पहला जो है वो है समाधान, यानी कि मृतकों को दफनाने का तरीका। दूसरी विभिन्नता विलासिता की वस्तुओं की खोज, यानी कि जो पुरातात्विकविद हैं उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि विलासित वस्तुओं उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक सामान्य वस्तु जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, वो जो प्रत्येक व्यक्ति काम में लेता है, और एक दूसरी है विलासिता की वस्तु जो कुछ लोगों तक ही सीमित थी। सामान्य लोग पत्थर, मिट्टी, इनसे बने हुए
पदार्थों को आसानी से मतलब इनसे बने हुए काम में लेते थे, औजार हो या कुछ भी हो, पत्थर और मिट्टी से। जैसे मर्द भांड हो गया, जो हमने चक्कियाँ हो गई, जो हमने पहले पढ़ा था कि 2 चक्कियाँ थी, वो ये लोग सामान्य लोगों के लिए था। जैसे चक्की, मर्द भांड, सुइयाँ, झाँवा आदि ये तो सामान्य हर व्यक्ति के पास मिलता था। लेकिन जो महंगे और विलासिता के साधन थे वो हर किसी को के बस की नहीं थी। तो पुरातत्व को कुछ दुर्लभ अथवा महंगी वस्तुएं अनुपलब्ध और जटिल तकनीक से बनी हुई होती थी, जिनमें फियान ये ध्यान में रखना, फियान का चित्र दे रखा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर में साइड में चित्र हो या फिर इंडेक्स में कोई जानकारी हो, उनका विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। जैसे इसमें चित्र दे रखा है, तांबे का दर्पण दे रखा है और फियान से बना एक पात्र। अब फियान बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसको बनाने के लिए घिसी हुई रेत या अथवा बालू, घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाया जाता था। यानी कि फियान को बनाने की विधि, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। फियान बनाने की विधि थी पिसी हुई या बालू, मिट्टी, रंग और एक चिपचिपा पदार्थ होता था, उसके मिश्रण को तपाकर फियान बनाया जाता था। फियान बिल्कुल छोटा पात्र था और इन्हें बनाना बहुत ही कठिन था। तो दोस्तों आपने देखा कि विलासिता की वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ बड़े आदि लोगों के पास ही थी। फिर कुछ जटिल तब स्थिति मतलब जटिल हुई तब रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे तकलिया, ये तो वैसे मुगल शब्द है तकलिया, मुगल बोलते थे कि तकलिया का मतलब चले जाओ यहाँ से। तो एक तकलिया नामक वस्तु थी जो फियान जैसे पदार्थों से बनी हुई थी। इस वस्तु को, तकलिया वस्तु को ध्यान रखना, दोनों भागों में बांटा जाता है, सामान्य में भी और विलासिता की वस्तुओं में भी बांटा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तकली जो महंगी वस्तुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? दुर्लभ हैं, जो महंगी हैं वो दुर्लभ वस्तुएं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारे इन 2 जगहों पर मिले हैं दुर्लभ वस्तुओं के। और फियान का उपयोग, जो छोटा सा पात्र था उसका उपयोग इत्र के सुगंधित द्रव्य पात्र के रूप में किया जाता था, संभावना व्यक्त की जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से। छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं, मतलब 2 ही जगहों से मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अब सोना भी उस टाइम में दुर्लभ था। इस सोने के प्रमाण मिले हड़प्पा स्थान से मिले। फियान के प्रमाण तो दोनों जगह से मिले, लेकिन सोने का प्रमाण था वो हड़प्पा से मिला। क्लियर दोस्तों? ओके, आप टेंशन मत करो, नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, और जो चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जब अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है वो भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बस आप साथ बने रहे। ये तो हो गई विलासिता की। अब उसकी शिल्पकारी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चन्हुंदड़ो, याद रखना, चन्हुंदड़ो शहर या चन्हुंदड़ो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लेकिन शिल्प उत्पादन में सबसे ज़्यादा चन्हुंदड़ो संलग्न था। यहाँ शिल्प मतलब कारखाने सबसे ज़्यादा कहाँ थे? चन्हुंदड़ो में, जितने तो उसका क्षेत्रफल था 7
हेक्टेयर, जबकि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल था 125 हेक्टेयर। फिर भी चंदड़ो शिल्प के मामले में सबसे आगे था, कारखाने सबसे ज़्यादा था। यहाँ पर मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम मोहरों का निर्माण करना, बाँट बनाना मापतोल के लिए, ये सारे सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विधियाँ उल्लेखित है। कार्नेलियन, ये जो रंग होता है लाल रंग को कार्लियन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखना दोस्तों। कार्लियन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाल रंग, सुंदर लाल रंग का बोला जाता है कार्लियन। मन के बनाने में कार्लियन है, जेस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, शेल खड़ी है, इनका प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, मन के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था? शेल खड़ी है, क्वार्ट्ज है, स्फटिक है, जेस्पर है और कार्नेलियन है। ये इन सब का प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। तांबे और कांसा, तांबा और सोने धातुएं तथा शंख, फ्यान और पक्की मिट्टी से बने मनके बनाने में होता था। अब ये हमें पता चल गया है कि मनके बनाने के लिए कौन से वो हैं अपने पास। ये ध्यान रखना, स्फटिक, बलुआ पत्थर आ गया, क्वार्ट्ज आ गया, जेस्पर आ गया, कार्नेलियन आ गया, और कई बार दो मनकों को जोड़ के भी बनाए जाते हैं। अब इनके आकार की बात करते हैं। सोने के टोप वाले पत्थर भी होते हैं। इनके आकार हैं चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। ये सब इनके आकार हैं। तो अब हमने देखा चंदड़ों के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा शिल्प ग्राम हैं और मन के बनाने, शंख की कटाई करने, ये सब बाँट बनाने, मोहर का निर्माण करना चंदड़ों में होता था। मन के बनाने के लिए कौन कौन से हैं ध्यान रखना, वो हैं। दूसरी चीज़, इनका आकार था चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, और कुछ पर चित्रकारी भी सजाई गई है। शेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जो स्टार्टिंग जो अपने पार्ट से होता है मोहर, उसमें शेल खड़ी का विवरण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली है वो शेल खड़ी से मिली है। शेल खड़ी नामक पत्थर से निर्मित बनी है। कुछ मन के शेल खड़ी के चूर्ण को सांचे में डालते हैं और तैयार करते हैं, यानी कि शेल खड़ी है, उसको पत्थर है, उसको पीस कर सांचे में डालते हैं और फिर उससे इस विधि से वो मनके तैयार करते हैं। ठोस पत्थर बनने वाले ज्यामितीय आकार को सूक्ष्म मनके कैसे बनाया जाए? इससे प्राचीन कार्नियो लाल रंग, पीले रंग, कच्चे, मतलब इन रंगों का उनके ऊपर प्रयोग किया जाता था। फिर उन पे छिद्र, बारीक छिद्र किए जाते थे मनकों पे, घिसाई भी की जाती थी, पॉलिश भी होती थी उन पे। समझ गए कि जो मनके बने हैं, मनके मतलब माड़ा वाले वो मनके, उन पे घिसाई, पॉलिश सब कुछ होता था। चंदड़ों और लोथल और हाल ही में धोलावीरा, मतलब चंदड़ों और लोथल तो पहले थे, हाल ही में जो प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं कि भाई उनमें जो मनकों में छेद कैसे किए जाते थे, भाई मनकों में जो मणिये थे उनमें छेद कैसे किए जाते थे, उसके औजार भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चंदड़ों, धोलावीरा तो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, लोथल से। इनसे छिद्र बनाने के वो मिले हैं। नागेश्वर, बालाकोट, ये दो बस्तियां थी जो समुद्र के किनारे बस्तियां थी, ये जो समुद्र के किनारे स्थित थी।
यहाँ पे शंख, क्यों समुद्र के किनारे थे तो शंख बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे चूड़ियाँ, इन जो नागेश्वर और बालाकोट हैं जिनमें शंख से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, करछियाँ हैं, पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। यहाँ से नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्र किनारे, यहाँ से माल विशिष्ट केंद्र सम्मिलित, मतलब माल निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। वहाँ से दूसरी बस्तियों में इसको ले जाया जाता था। तो शंख की करछी, पिचकारी और ये कहाँ से मिलती हैं? बालाकोट और नागेश्वर। और इसमें एक इम्पोर्टेंट और कि दोनों शहर ही नदी के किनारे या समुद्र के तट के किनारे स्थित थे। तो ये भी क्वेश्चन है कि कौन से दो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल जो समुद्र तट पर स्थित थे, तो वो हैं चनुंदड़ो और बालाकोट। ध्यान रहे। इसी प्रकार मतलब देखते हैं चनुंदड़ो और लोथल जैसे से तैयार मनके, यानी कि लोथल और चनुंदड़ो ये दो उस टाइम के औद्योगिक नगर थे। तो यहाँ से बने हुए मनके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सप्लाई किए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत बड़े शहर थे, तो उनमें इनकी सप्लाई की जाती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़ा समाधान की प्रक्रिया, सामाजिक विभिन्नताओं में समाधान की प्रक्रिया आ गई, और विलासिता की वस्तु में जो अंतर है वो हमने देखा। शिल्प उत्पाद के विषय में हमने जानकारी की, जिसमें चनुंदड़ो केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था। लोथल और चनुंदड़ो में बहुत से मतलब माल का बहुत, मतलब ये औद्योगिक नगर थे। कौन? चनुंदड़ो और लोथल। और नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्र तट के किनारे स्थित थे, जो समुद्र के पास शंख जो प्राप्त होता था उनसे मतलब कुछ बनाया जाता था, वो माल को सप्लाई करते थे। और ये सोचने वाली बात है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों बहुत बड़े शहर थे, लेकिन वहाँ भी लोथल और चनुंदड़ो से मनके बड़े शहरों में, वहाँ शहरों में भेजे जाते थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, ताकि सबको फ्री में अच्छी एजुकेशन मिल सके। क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर फ्री में और एजुकेशन ले रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। हम क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसा। अब एक चीज़ ये देखो कि ये हड़प्पा सभ्यता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्थलों की से संबंधित हैं, औजारों से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आप बराबर निरंतर क्लास लेते हैं और निरंतर पढ़ाई करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि अपनी क्लास, लाइव क्लास चल सके। क्यों मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर लाइव क्लास चलेगी तब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। जल्द ही मैं, कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, या फिर उनके बड़े गार्जियन देख रहे हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है 12th में, और वो कोचिंग फ्री में लेना चाहते हैं, तो वो मुझे इस वीडियो में कमेंट करें, ताकि उस हिसाब से मैं टाइम सेट करके पॉलिटिकल का भी बैच स्टार्ट कर सकूं। SST हिस्ट्री का चल रहा है, पॉलिटिकल वाले मुझे कमेंट करें इस चैनल पर या इस वीडियो पे कितने हैं पॉलिटिकल के स्टूडेंट, ताकि उस हिसाब से मैं अरेंज करके क्लास स्टार्ट कर सकूं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, बस आप बताए हुए रास्ते पे चलते रहे। और परफेक्ट कोई नहीं होता है, मैं जितना परफेक्ट हूँ मैं आपको उतना ही परफेक्ट बनाऊँ।
अपना लक्ष्य है 90 से ऊपर नंबर लाना स्ट्रीम में, और आप लेके आ सकते हो, स्ट्रीम में आसानी से ला सकते हो और लाओगे, क्योंकि आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूँगा आपके साथ, आपको हर चीज़ से जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो 90% क्या है, CBSE वाले ला सकते हैं तो अपन क्यों नहीं ला सकते। लेकिन अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि 8 सब्जेक्ट को इजी वे में लेते हैं, ऐसे हैं पढ़ लेंगे हो जाएंगे, लेकिन जिसका बेस मजबूत है 11वीं 12वीं में, जिसका बेस मजबूत है उसको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आगे भी सचेत करता हूँ, यही चीज़ें आगे आएंगी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे अपना बेस मजबूत है तो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देने में भी आसानी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई जुड़ें और शेयर करें, और हाँ, और पॉलिटिकल के कितने बंदे हैं या कितने भाई बहन हैं वो मुझे कमेंट करें, ताकि उस हिसाब से मैं बैच का अरेंज करूँ। ओके, धन्यवाद। अपनी तैयारी करना, और मैं हूँ आपका साथ देने के लिए। मैं